हमारे साथ में ये गांव है, उटकू है उसका नाम। वहाँ पे एक फार्मर था, वो हर दिन का कम से कम 15 से 20 हज़ार के टमाटर बेचता था और 1 महीने तक वो काम चलता रहा है। उसे 5 लाख के टमाटर 1 महीने में बेचे। क्या ये डिपार्टमेंटन का थकन लायक काम करमच वलियो जानो अजकिस यथ कारकर्दगी का पता उस टाइम चलता है जब उसने ग्राउंड जीरो पे कोई मिसाल खड़ी कर। महकमे के कुछ लोग जो है इनसे भी हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हम अभी मौजूद है कारहमा में, जहाँ पर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर के यहाँ पर हाईटेक जो है पढ़े लिखे हुए नौजवान जो इस वक्त कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो अगर वो अपने घरों में इस तरीके के हाईटेक जो है वो लगाना चाहें, इस सब्जी के कारोबार में जुड़ना चाहे और हाइब्रिड जो इनके पास सीड होता है वो अपने घरों में कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए सरकार ने क्या स्कीमें रखी हुई है और यहाँ का नौजवान जो हमारे कश्मीर का नौजवान है वो किस तरीके से इस पेशे के साथ, इस शोबे के साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सबसे पहले इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। जी, मेरा नाम तारिक अहमद शेख है जी, और मैं यहाँ पे एज एन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की हैसियत से काम करता हूँ जोन कारहमा में। तारिक साहब, जिस तरीके से हमने देखा यहाँ पर ये हाईटेक जो है 12 महीने काम करते हैं, तो कामयाब हाईटेक जो है वो कारहमा में माने जाते हैं। तो ये सरकारी सतह पर है। अगर हम देखेंगे जो लोग हैं, कुछ लोग इस चीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्या मशवरा देंगे उन नौजवानों को जो पढ़ लिख कर एग्रीकल्चर के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने घरों में हाईटेक लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या जानकारी है और क्या आप उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं? जी मुश्ताक साहब, पहले तो आपका बिल्कुल शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और आपके दिमाग में ये मतलब बात आई कि मतलब आप रोज़ जो नौजवान हमारे हैं जो अभी पढ़ लिख के बहुत सारी डिग्रियां करके घर पे बैठे हुए होते हैं और कोई काम काज ढूंढने के चक्कर में रहते हैं हमेशा। जी जी। तो मैं आपको मतलब एज एन एग्रीकल्चर असिस्टेंट के एक्सटेंशन ऑफिसर की हैसियत से यहाँ पे एक बात बावर कराना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे आजकल बहुत सारी स्कीमें रखी हुई है। सबसे पहले जो इस टाइम जो कंटिन्यू चल रही है उसका नाम है HADP, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं और इसमें बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें जो बेरोजगार नौजवान हैं वो अपना रोजगार कमा सकते हैं, इज्जत से कमा सकते हैं और रोजगार कमा ही नहीं सकते हैं और बहुत अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। जी। तो पहले मैं अगर आप हाईटेक की हैसियत से बात करेंगे कि हाईटेक हमारे पास तो 4 हाईटेक्स हैं और हमारा क्रॉप कैलेंडर रहता है कि पूरे साल में कौन कौन सा क्रॉप कब लगाना है, कौन कौन सी पनीरी कब लगानी है, तो ये हमारे पास बना हुआ होता है। तो यहाँ पे तो एक तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस पे है और ये हम फार्मर्स को भी देते हैं ये पनीरी। जी, मतलब इन 4 हाईटेक्स में हम कम से कम 5 से 6 लाख रुपए गवर्नमेंट को इसका जो हम यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं गवर्नमेंट को देते हैं। अब आई बात, अगर कोई नौजवान ये करना चाहता है, वो नौजवान क्या है, पहले तो उसके पास थोड़ी सी लैंड होनी चाहिए। लैंड ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, अगर 5 से 7 मरले, 8 मरले, 10 मरले, अगर कनाल भी है या जितनी लैंड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक तो जो है जो नॉर्मल ग्रीन हाउस होता है, नॉर्मल ग्रीन हाउस होता है वो छोटा ही होता है, उसमें आप घर मतलब जो आपके घर में सब्जी काम आएगी उसमें कर सकते हैं। अब अगर आप कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं तो इसमें एक हाईटेक की ज़रूरत होती है, जैसे ये आपका बना हुआ है इसी तर्ज पे हम उसको दे सकते हैं। तो ये इसका जो खर्चा आता है वो 4 लाख रुपए खर्चा आता है एक हाईटेक बनाने में। उसमें क्या किया गवर्नमेंट 95% सब्सिडी पे ये नौजवान को फराहम करते हैं। 95% जो है वो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। हाँ, जैसे इसमें 4 लाख रुपए खर्चा होता है, तो जो ये नौजवान है इसको क्या करना है, खाली अपने 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये खर्च करना है और बाकी आपका सारा कुछ गवर्नमेंट आपको बना के दे देगी। अच्छा, हाँ, तो दैट मीन्स ये मतलब नेग्लिजिबल बेसिस पे गवर्नमेंट ये इस नौजवान को मिल रहा है। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इसके लिए अप्लाई जो है हर एक नौजवान कर सकता है या फिर इसमें कोई ऐसा रखा गया है कि नहीं, कोई पढ़ा लिखा हुआ नौजवान होना चाहिए, एज की कोई लिमिट रखी गई है? तो इस हवाले से बताएं। देखिए, पहले सवाल का मैं जवाब देता हूं कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि नौजवान कौन सा नौजवान कितना होगा। हाँ, मतलब 18 साल का होना चाहिए जिसको थोड़ा फहम हो। तो एज की कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो 18 से लेके 70 साल तक का भी कोई भी हो, मतलब सीनियर सिटीजन भी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, हमें कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है।
कोई भी हमारे दफ्तर पे आ सकता है, अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल्स हमारे जमा कर सकता है हमारे पास, और कुछ उसमें हमने कुछ फॉर्मेलिटीज़ रखी हुई है वो हमारे पास जमा करेंगे। हम उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम उसकी ज़मीन पे देख के वहाँ पे जो लैंड प्रेजेंट होती है वहाँ पे जाते हैं और लैंड देखते हैं, लैंड सही है ये हाईटेक बनाने के लिए, तो हम उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो हम चीफ ऑफिस भेजते हैं, उसके बाद वो डीसी ऑफिस के जाती है, वहाँ से उनकी सैंक्शन लेटर आ जाती है। तो इसके लिए एक नौजवान को क्या करना चाहिए? क्या उसको आपके पास आना है या फिर ये सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन है? देखिए सर्विसेज तो ऑनलाइन है, लेकिन बहुत मतलब ऐसा है, नौजवान को पूरा पता नहीं होता है कि जो ये पोर्टल है उस पर कैसे, कहाँ से फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। अब जो वो नौजवान जब हमारे पास आता है उसको हम 5 चीज़ें उसको लानी पड़ती है हमारे पास, उसका आधार और अकाउंट कॉपी और पैन कार्ड कॉपी और दूसरा ज़मीन का फ़ोटो और भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो हम यहीं पे 10 मिनट में उसका हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। बिल्कुल 10 मिनट से अलावा हम उसके, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन, कोई पैसा नहीं है। अगर वो CSC सेंटर पे जाएगा उसमें 500 रुपये ले लेंगे, बट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। जो ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है उसके बाद वो आगे चली जाती है एप्लीकेशन CIO के पास, इसके बाद वो DIO के पास चली जाती है, वहाँ से वो हमें लिखते हैं कि आप फिजिबिलिटी भेजो, हम फिजिबिलिटी रेडी करते हैं, फिजिबिलिटी भेजते हैं, वहाँ से सैंक्शन लेटर इशू हो जाती है। फिर हम सैंक्शन लेटर जब इसके पास आ जाती है, इस किसान के पास, फार्मर के पास, तो हम उसको उसमें भी गाइड करते हैं कि हम जो हमारे जो प्रोफेशनल जो ये बनाने वाले हैं, हम उनसे उनका कांटेक्ट करवाते हैं और बिल्कुल इसका ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे तारिक साहब, कहा जाता है कि जो आपके इन हाईटेकों में जो पनीरी तैयार होती है, उस पनीरी की कीमत जो है मार्केट में, अगर हम देखेंगे जो आसपास के हमारे मार्केट है, कुंजर की बात करेंगे, टंगमरग की बात करेंगे, मागाम की बात करेंगे, जो वहां पे हमें रेडियो पे, जो वहां पे सड़कों पे जो पनीरी वहां पे इन किसानों के लिए अवेलेबल होती है लोगों की तरफ से, उसकी रेट और इसकी रेट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपकी पनीरी जो है वो महंगी दी जाती है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए अगर हम पनीरी की बात करेंगे जो आपको रोड्स पे मिलती है, मागा में या कहीं पे, पहले तो वो एक तो वो हाइब्रिड नहीं होती है। अच्छा। नंबर 1, और वो मुझे पूरा आइडिया नहीं है, वो 1 kg के हिसाब से बेचते हैं। अच्छा। तो उसकी जो जर्मिनेशन और वो जो मतलब जब कल को उसका जो फसल तैयार होती है, वो इतनी मतलब हमारे फसल के साथ कम्पीट नहीं कर सकती। अच्छा। किसी भी लेवल पे। अच्छा। वो जो कन्वेंशनल जिसको हम बोलते हैं, जो मतलब चलती आ रही है, वही है, वो लोकल वैरायटी है। जो हमारी जो है, जो हम यहाँ पे सीड, जैसे मैं आपको बोलूंगा, जैसे ये जो सीड हमारा है ओनियन का, अच्छा, वो 10,000 रुपीज पर kg आता है। ठीक। तो जब वो 10,000 रुपीज पर kg आता है, वो बहुत महंगा है, और वो सीड बाहर से आता है। बिल्कुल उसकी जो प्योरिटी रेट है वो 99% है, और जर्मिनेशन कंटेंट 98% होता है जी। और उसका जो प्याज जब बन के तैयार होता है, वो बिल्कुल पूरा, एक तो अंदर से भी रेड होता है, बाहर से भी रेड होता है, पूरा कम से कम आधा kg का एक प्याज बैठता है नीचे। बिल्कुल। क्या आप ये भी मानते हैं कि जो हमारे किसान शिकायत करते हैं कि हम जमीन में खेती बाड़ी का काम जो है वो हम कश्मीर में करते हैं, लेकिन बाद में खर्चा जो है हमें ज्यादा होता है और आमदनी जो है वो हमें कम होती है, तो क्या इसके पीछे यही रीजन है कि हम माहिराना मशवरे से काम नहीं करते हैं, हम हाइब्रिड का इस्तेमाल नहीं करता है, इसके पीछे यही रीजन है? बिल्कुल। देखिए हर एक फील्ड ने तरक्की की है, एग्रीकल्चर ने भी तरक्की की है। अब जो किसान है, अगर वो कन्वेंशनल तरीके से ही चलेंगे, जो मतलब पिछले पुराने तरीके उनसे चलेंगे, तो उसमें नुकसान तो होना ही होना है। क्योंकि देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर शुरुआत से ही मतलब हम देखेंगे, मजदूरी भी आजकल महंगी होती है, खाद बीज और वो भी महंगा है, लेकिन अगर वो हमारे पास मतलब हमसे मशवरा करके जाएंगे जी, तो कम जमीन में से ज्यादा पैदावार हम उनको दिलवा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे हमारे पास, अगर हम चलिए पनीरी की मैं बात छोड़ दूंगा, हम आपको जो धान की फसल होती है, हमारे पास जो धान की जो बीज होता है, वो होता है पैडी SR4 और इवन SR5 भी। उसका जो 1 कनाल का जो प्रोडक्शन है वो 5 क्विंटल है, जब कन्वेंशनल में 1.5 से 2 क्विंटल है जी। तो दैट मीन्स एक कनाल से ही हम उसको 5 ये क्विंटल दे सकते हैं। तो अगर वो हमारा बीज यूज करेंगे, और वो जो बीमारी से वो बिल्कुल रेजिस्टेंट होता है। अब पनीरी की बात करते हैं, अगर आप हमारे यहाँ पे जो टमाटर हमने बेचे, टमाटर की पनीरी बेचते हैं, उसमें एक टमाटर का जो पेड़ है, अगर वो अच्छी तरह फल फूलता है, वो कम से कम आपको 6-7 kg टमाटर दे देगा। तो दैट मीन्स अगर आप 1 कनाल में टमाटर लगाएंगे, टमाटर की रेट आपने देखी इस बार कितनी, 250 रुपये भी होगी एक किलो की। यहाँ पे हमारे साथ में एक गांव है, उटकू है उसका नाम,
वहाँ पे एक फार्मर था, वो हर दिन का कम से कम 15 से 20 हज़ार के टमाटर बेचता था और 1 महीने तक वो काम चलता रहा है। अच्छा। उसे 5 लाख के टमाटर 1 महीने में बेच दिए, जी क्योंकि वो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को छोड़ के मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ वो आया जा हुआ रहा है, जी। आया हुआ है। तो इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि हम मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी स्कीमें हैं और माहिराना मशवरे जो है, कौन सा सीड इंसान को जो है आज की डेट में जो है वो ज़मीनों में इस्तेमाल करना है, कौन सा फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सकता है और किस तरीके से हम जो है वो ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त एग्रीकल्चर के पास हैं। लेकिन लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है और लोग इन स्कीमों के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से नहीं जानते हैं। तो किस तरीके से आप आवाम तक जो है ये बात पहुंचाते हैं और क्या कोशिशें हैं आपकी कि आवाम तक ये बात जो है पहुंचनी चाहिए और हमारा किसान जो है एक नए ज़माने का किसान होना चाहिए? देखिए, जब से ये होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो गया, तो हमने हर एक पंचायत, हर एक गाँव में 3-3 दिन का प्रोग्राम रखा। जी। उसमें हमने मस्जिदों पे, बाकी जो पंच साहिबान है, सरपंच साहिबान है, बीडीसी साहिबान है, डीडीसी साहिबान है, सबको मदऊ किया उन मीटिंग्स में। तो लेकिन उसमें जो फार्मर्स की जो प्रेजेंस थी, अटेंडेंस थी, वो बहुत कम थी। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हमने हर ऐसे कुछ के जोन कारा में जितने भी गांव हैं, हमने हर एक गांव को टच किया हुआ है और इवन टेलीफोनिकली ग्रुप्स के द्वारा या कहीं भी सोशल मीडिया के हमने हर प्लेटफॉर्म का यूज करके हमने फार्मर्स को ये बतलाया हुआ है कि आप एग्रीकल्चर के साथ जुड़िए, हमारे पास स्कीम्स चल रही हैं और इवन आ भी रहे हैं। मतलब मशीनरी 50% ये सब्सिडी पे चल रही है, ये हाईटेक्स हमारे पास हैं, बाकी है, मतलब बहुत सारे जो एवेन्यूज हैं हमारे पास। तो हमने हर एक गांव को टच किया हुआ है। तो लेकिन ज्यादा फार्मर्स का जो नई जनरेशन है, उनका रुझान ज्यादा अभी फार्मिंग की तरफ नहीं हो रहा है। लेकिन जो नौजवान समझ गए हैं, तो उन्होंने अपने कारोबार को खड़ा किया हुआ और हमारे पास लाइव एग्जांपल्स है इस चीज की। जी जी। तो इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर आपने कारखामा में जो ये हाईटेक्स लगाए हुए हैं, अब दूर दूर से लोग जो है आपके पास पनीरी लेने के लिए आ रहे हैं, लोगों का एतबार और भरोसा जो है आपकी इस पनीरी पे जो है वो बढ़ रहा है, फसल जो है वो अच्छा बढ़ रहा है। तो किस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप इस पूरे इलाके को जो है वो कवर करते हैं, जब भी बंदा आता है आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो जरूर होता है। तो कितने जो आप यहाँ पे मुलाजमीन हैं इनको देखभाल कर रहे हैं, ये कामयाब जो यहाँ पर एक हम ये कहेंगे कि सारे हाईटेक जो है वो कामयाबी की तरफ है और नौजवानों के सामने हम ये कहेंगे कि एक मिसाल है, एक मिसाल आपने यहाँ पर कायम की है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी महकमा अगर काम कर रहा है, लेकिन मिसाल के तौर पर उसके सामने क्या दिखाने के लिए है, वो आपके पास दिखाने के लिए आपके पास अगर कुछ है, तो वो यहाँ पर कारखामा में जो आपके हाईटेक हैं अच्छे बने हुए हैं। तो कितने लोग जो है, कितने वर्कर जो है आपके पास है और किस तरीके से आप इन सारी चीजों को हैंडल करते हैं? देखिए, हमारे पास जो स्टाफ है, हमारे पास एक तो मैं हूँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और मेरे पास 3 जेईओज हैं, मिस्टर गौहर अहमद है, मिस्टर शेख आशिक है और मिस्टर रियाज साहब हैं। तो इन तीनों ने जो 4 हैं और हमारे पास अब्दुल रहीम जी भी हैं, जो यहाँ इनपुट्स की तरफ से हैं यहाँ पे, और हमारे पास 18 से 20 कैजुअल्स भी हैं यहाँ पे। कैजुअल्स का काम जो है वो उनको हम गाइड करते रहते हैं कि कैसे लैंड को प्रिपेयर करना है, कैसे कितना वर्मी कम, क्योंकि हमारा सारा ऑर्गेनिक है, हमारा कोई कीमियाई खाद नहीं यूज होती है उसमें, पूरा 100% ऑर्गेनिक है। तो इनमें इनको हम हमेशा समझे, जब भी हमें पनीरी का बीज बोना होता है तो हम इनको मतलब जो हमारे जेईओ साहिबान हैं, तो ये इनको मतलब दिखाते रहते हैं, प्रैक्टिकली दिखाते हैं कैसे तैयार करनी है ज़मीन, वर्मी कंपोस्ट कितना डालना है, बीज कितना डालना है और फिर इरिगेशन कैसे करनी है। तो ये कंटिन्यूअसली इसी चीज़ के साथ मुंसलिक होते रहते हैं और मैं भी सुपरवाइज करता रहता हूँ। तो उसके बाद जब पनीरी मतलब तैयार हो जाती है, तो फिर मतलब जब सब लोगों का ध्यान इसकी तरफ होता है, मेहनत होती है, तो पनीरी एकदम से मतलब बिल्कुल नंबर 1 होती है हमारे पास। तो तारिक साहब, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम किसी भी महकमे की बात करते हैं, तो महकमे की कारकर्दगी का पता तभी चलता है जब हम उस महकमे की कारकर्दगी जो है वो ग्राउंड जीरो पे देखें और लोगों के सामने, नौजवानों के सामने, पढ़े लिखे हुए नौजवानों के सामने एक मिसाल हो। तो वही मिसाल हमारे कारखामा में यहाँ पर बनी हुई है, जो कि महकमे एग्रीकल्चर ने बड़ी मेहनतों के बाद जो है यहाँ पर ये हाईटेकों को जो है वो बनाया हुआ है। और कामयाब हाईटेक अगर हम कहेंगे पूरे टंगमर्ग में, कारखामा में, यहाँ तक कि हमने देखा है कि पटन से भी लोग जो है यहाँ पर ये जो पनीरी है वो लेने के लिए आते हैं और गोगलडारा से, यानी कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का भरोसा जो है इस
इन हाईटेकों पे जो है वो बन रहा है। लोग चाहते हैं कि हम अपना एग्रीकल्चर जो है, चाहे हम सब्जियां अपने खेतों में लगाते हैं, तो हम कारखाना से एग्रीकल्चर का ये भी कहना था कि जो लोग पटरियों से वहां पे सड़कों से जो पनीरी हासिल करते हैं वो पहले हमारे साथ मशवरा किया करें। क्या वो पनीरी बेचने वाला हमारे माहिराना मशवरे के साथ हमारे बताए हुए सीढ़ियों के मुताबिक लगा रहा है? क्योंकि महकमे एग्रीकल्चर ने कुछ लोगों को, कुछ सिविल लोगों को भी, कुछ नौजवानों को भी हाईटेक जो है वो दिए हुए है। क्या वो पनीरी किस क्वालिटी की है? एक बार जरूर आप इनसे राब्ता किया करें, क्योंकि हम जब पनीरी वहां से खरीदते हैं, फिर हम जमीन में लगाते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो हमें ग्राउंड जीरो पे नहीं मिलता है और हमें फायदा नहीं मिलता है और हम एग्रीकल्चर से हट जाते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, हम ये कहते हैं बार बार कि हम अगर वेजिटेबल की बात करेंगे, सब्जियों की बात करेंगे, कश्मीर हमेशा बाकी रियासतों पे ही डिपेंड रहा है। अगर मामूली सी बर्फ गिर जाती है, हमारा रोड जो है वो कनेक्ट नहीं रहता है, तो कश्मीर में जो है वो हाहाकार मच जाती है। लेकिन कश्मीर में भी सब्जियां जो है वो बन सकती है, हर एक चीज जो है वो बन सकती है। हम बाकी रियासतों पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। इसलिए नौजवानों को भी चाहिए कि महकमे एग्रीकल्चर के साथ राब्ता कायम करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और किसी मौजू पे। तब तक खुदा हाफिज़।